क्या जानते हो आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में? और एक चर्चा यह है कि आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदुस्तान सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा, आजाद हुए तो अभी 75 बरस ही हुए हैं। और कौन भूल सकता है ये लाइनें, जब आज से 50-60 साल पहले क्लास में जब बच्चे ऐसे लिखा करते थे तो लिखते थे भारत एक गरीब देश है और भारत की 90% जनसंख्या गांव में रहती है जहां पर बहुत सारे अभाव हैं। और आज यही भारत है जिसने अपनी सफलता की इबारत चांद और मंगल तक लिखी है। आजादी का अमृत महोत्सव पहले अंग्रेजी सीखनी पड़ी। रामनिवास, तू मेरे प्रयोग मत आगे बेटा, पहले अंग्रेजी सीख, बस ऐसे भी लिखना आ जाए। ऐसे लिखने में कोई कारीगरी थोड़ी है। आप शुद्ध लिखें, आपके विचारों का फ्लो बहुत बढ़िया होना चाहिए, बात तर्कसंगत होनी चाहिए, ये ऐसे और कोई नियम थोड़ी है ना। जैसे अभी एक दो बच्चे ने कहा कि सर सिनोनिमस और एंटोनिमस भी करवा दो, मैं इसको विषय वस्तु नहीं मानता पढ़ने की, इन पर बात करना समय की बर्बादी है। एक तरीके से हम अपनी बर्डन को दूसरों पर शिफ्ट करते हैं, मीनिंग्स कोई पढ़ने की चीज है। हाँ, उनके बीच में कहीं पर अगर बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो वो जरूर क्लास में डिस्कस किया जाना चाहिए। बाकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स जो चीजें याद करनी है बेटा, उनको पढ़ने की कहां जरूरत है। प्रवीण, जहां से रवाना होते हैं बेटा उस स्थान से पहले फ्रॉम लगता है, और जो हमारी मंजिल है, विशाल नमस्कार बेटा, और जो हमारी मंजिल है उससे पहले टू लगता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई एम कमिंग फ्रॉम माय हाउस, और अगर आपको बताऊं कि कहां जा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू कॉलेज। जहां से रवाना होते हैं उससे पहले फ्रॉम, और जो हमारी मंजिल होती है उससे पहले टू। ठीक है, ये एक प्रयोग है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग हैं। ये प्रीपोजिशंस है, पर कल जिस रेफरेंस में हमारी चर्चा चल रही थी, तो हम जिस आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा कर रहे थे या करना चाहते हैं, या अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, तो पहली सीधी सी बात है, आप हिंदुस्तान की आत्मा के साथ में जुड़िए। हम इस देश में रह रहे हैं, या देश भी हमारे अंदर है, और जिस वक्त इन सब चीजों के साथ में आप जुड़ोगे, विचारों का फ्लो आपकी हृदय की गहराइयों से होने लग जाएगा। और कतई जरूरी नहीं है लोगों की बात की जाए, आप सिर्फ अपने विचार लिख करके भी बहुत सशक्त तरीके से आप अपने देश के आजादी के इस अमृत महोत्सव पर अपने विचार सशक्त तरीके से रख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये वही हिंदुस्तान है 1969 में। चलो 69 से भी थोड़ा सा पहले ले जाऊं, 65 में हमारा युद्ध हुआ था, बारिश नहीं हुई थी। 66 में भी युद्ध हुआ, बारिश नहीं हुई। 65 से 67 तक हमारे यहां खाने पीने की बहुत कमी थी। हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूएस गई और वहां से कहा कि हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करिए। आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा था? न्यू इंडियन लीडर केम बैगिंग। इंदिरा गांधी ने उसी वक्त शपथ ली थी कि पहला और अंतिम अवसर है, भारत मांगने नहीं जाएगा। और आप जानते हैं उस वक्त से आज तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला देश है भारत। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाना जरूरी है। 1969 में हमें बुलाया गया था ओआईसी के एक समिट में भाग लेने के लिए, हमें बुलाया गया था, और हमारे प्रतिनिधिमंडल को वहां पर भाग लेने नहीं दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। और जिस होटल में हमारा प्रतिनिधिमंडल ठहरा था, वहां की बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। आप जानते हैं आज 50 साल बाद, पिछले साल जब उस ओआईसी का 50वां सम्मेलन हो रहा था, उसका मुख्य अतिथि कौन था? भारत था। 69 में भारत विरोध करने की स्थिति में नहीं था। आज भारत दुनिया की महाशक्तियों की आंख में आंख डाल करके अपनी बात कहने की क्षमता रखता है। यह है आजादी के अमृत महोत्सव के मायने, क्योंकि जिस देश के लोग उस देश के इतिहास को भुला देते हैं, उस देश का नामो निशान भविष्य में मिट जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को याद करने का समय, उनके बलिदान से जो हमें आजादी मिली। अब यह वक्त है कि हम नई प्रतिज्ञाएं करें। अब यह वक्त है जब हम सारी दुनिया को बताएं कि प्रजातंत्र की जननी भारत में आज भी प्रजातंत्र बहुत मजबूती से खड़ा। इन 75 वर्षों में भारत के नागरिकों ने भारत और भारत से बाहर अपनी प्रतिभा से हर एक को अचंभित किया है, मंत्रमुग्ध किया है। आज दुनिया का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारतीय नागरिकों का नाम बड़े सम्मान के साथ में नहीं लिया जाता? यह है आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का कारण। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी शुरू किया था, और अगर मुझे ठीक से याद है तो हिंदुस्तान में 7 आईआईटी है। अब कोई एक दो और खुल गए होंगे, आई डोंट नो। लेकिन आईआईटी में पढ़े हुए इंजीनियर्स आज दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स माने जाते हैं, और यह माना जाता है कि आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट दुनिया के सबसे मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट में से एक है। और आपको पता है विद्यार्थी जब आईआईटी की प्रिपरेशन करता है और वहां पर सेलेक्ट नहीं होता, तो एक ऑप्शन के रूप में किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ऑप्शन रखता है, और वहां पर भी स्कॉलरशिप के साथ। इसलिए अमेरिका, आपको पता है, सऊदी अरेबिया से तेल लेता है, तेल का आयात करता है, जापान से कारों का आयात करता है, कोरिया से टीवी का आयात करता है, लेकिन हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के ब्रेन को आयात करता है। बहुत सारे आईआईटीएंस आज अमेरिका की सफलता में अगर सबसे बड़ी भूमिका है वो हिंदुस्तान के आईआईटीएंस की है। आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए मनाएं। भारत ने पिछले 75 सालों में जितनी तेजी से तरक्की की और जितनी विपरीत परिस्थितियों में तरक्की की है, किस किस तरीके की परेशानियां भारत के सामने नहीं आई। चाहे वो 2004 की सुनामी हो,
चाहे केदारनाथ की आपदा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में अर्थक्वेक हो, या और बहुत सारी परेशानियां, भारत ने दुनिया से कोई मदद नहीं ली। उल्टा दुनिया के देशों को आज भारत मदद करने की स्थिति में है। आजादी का अमृत महोत्सव इन सब चीजों को नई पीढ़ी को बता करके और उनको यह शपथ दिलाने के लिए है कि एक बार हमारे देश के, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, और हम कोई राजनीतिक चर्चा भी नहीं कर रहे, हमारे लिए सभी प्रधानमंत्री आदरणीय जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए हम सबके अच्छे कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि सोमवार को भूखे रहें एक दिन, लेकिन अब दुनिया में कहीं किसी से मांगेंगे नहीं, और तब से आज तक भारत दुनिया को देता आया है, विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव किया। इसीलिए तो हम अपने इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी को यह बता सके कि पुरातन काल में जब भारत खंड खंड में बटा हुआ था तो पता नहीं कहां से चोर लुच्चे लफंगे बदमाश आकर के इस देश को लूट करके चले गए, क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे से राज्यों में बटे हुए थे। अब अखंड भारत की जरूरत है, भारत को एक होना है। छोटी छोटी सी चीजों के नाम पर भारत को बांटने की जरूरत नहीं है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। आज की युवा पीढ़ी समझ चुकी है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होना ही हमारा धर्म है। एकजुट रहेंगे तो सारी दुनिया से हम आंख से आंख मिला करके बात कर सकेंगे। आज भारत का रुतबा देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का अधिकार हमें मिला है। लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, दूसरी यूएस है, और तीसरी हिंदुस्तान है, चौथा जापान है। 2020 में जो सर्वे हुआ था ना, $8.3 ट्रिलियन भारत की प्राइवेट लोगों की संपदा थी, और 2030 तक आप जानते हैं जर्मनी और इंग्लैंड के नागरिकों से डबल हो जाएगी भारतीय लोगों की प्राइवेट संपदा। ये किया है भारत ने पिछले 75 सालों में। हमारे शानदार योद्धाओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ करके जो हमें बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता को दिया है, उसको संभाल करके हम 75 साल तक लाए हैं। अब ये अवसर है उस स्वतंत्रता संग्राम के अमृत को पीने का और भारत की स्वतंत्रता को चिर बनाने का। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी अमेरिका की है। भारत का स्थान चौथा आता है रशिया और चाइना के बाद में। ये वही हिंदुस्तान है ना जहां पर चाइना हिंदुस्तान के अंदर तक घुस आया था, और हमारे यशस्वी वीर सैनिकों के पास में संसाधनों की कमी की वजह से वो अपने शौर्य की पराकाष्ठा वहां पर प्रदर्शित नहीं कर सके। लेकिन अभी देखा गलवान में क्या हुआ, चाइना की आंख में आंख डाल करके भारतीय सैनिकों ने उन्हें उनकी हद बताई और यह बताया कि ये नया हिंदुस्तान है, ना झुकेगा ना डरेगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है, इसे मनाना चाहिए। यह राष्ट्रीय पर्व है। बाकी सारी चीजों को छोड़िए, क्षेत्रवाद को छोड़िए, भाषावाद को छोड़िए, राजनीति को किनारे करिए। हम लोगों का कार्य नहीं है ये। इस राजनीति ने हमें बांट करके खंड खंड कर दिया। आज हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए देश में अलग अलग परिभाषाएं गढ़ के नागरिकों को बरगला करके इस देश के टुकड़े करना चाहता है। हम नहीं होने देंगे। भारत के युवाओं ने यह दुनिया को करके दिखाया है कि दे आर ओमनीपोटेंट, दे कैन डू एनीथिंग। और अब भारतीय बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सारी दुनिया को यह कहा है कि भविष्य का भारत एक सुनहरी अध्याय लिखेगा और सारी दुनिया उसको पढ़ेगी। आपको पता है 2015 में जब यूएन असेंबली में इंटरनेशनल योगा चार्टर प्रस्तुत किया गया था, तो 193 लोगों की असेंबली में से 177 लोगों ने उसको स्पॉन्सर करके उसका समर्थन किया था। और उस समय फ्रांस की राजदूत ने क्या कहा था, वो शब्द सुनवाऊं तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। फ्रांस की जो वहां पर एम्बेसडर थी, उसने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यह है भारत। हमने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने भारत के इतिहास की वो चीजें रखी जो सच्चाई से परे हैं। भारतीय इतिहास कभी इतना कमजोर नहीं था। हमने दुनिया के किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। दुनिया की अलग अलग संस्कृतियां यहां आई, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटा नहीं पाए। इसलिए किसी शायर ने तो बड़ा खूब कहा था ना, अगर आपको याद है तो ये बड़ा लोकप्रिय एक शेर है जो आपने अक्सर अलग अलग मंचों से सुना होगा कि कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों दौरे जमाना रहा है दुश्मन हमारा। हजारों साल का दुनिया का सबसे पुराना इतिहास हमारे पास में है। भारत का भविष्य यशस्वी नहीं होगा। दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक है भारत। भारत को आजादी के इस अमृत महोत्सव को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की बेहद सख्त जरूरत है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जान सके कि इतिहास में हमसे क्या गलतियां हुई और अब हम क्या करें कि वो इतिहास की गलतियां दोहराई ना जाए और हिंदुस्तान एक बार फिर सारी दुनिया के सामने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। एक पत्रकार महोदय बड़े आदमी है, मैं वैसे बड़े लोगों के मुंह ज्यादा लगता नहीं उनकी बात का, तो उनका नाम तो क्या लूं मैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम अपनी व्यक्तिगत शत्रुता या व्यक्तिगत विचार को थोपने के लिए देश की अस्मिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। उन बड़े पत्रकार महोदय ने यह कहा था कि आप ये कहते हो कि भारत विश्व गुरु था, किसने दिया आपको ये ताज? अरे बेवकूफ, विश्व गुरु का ताज भारत को किसी ने दिया नहीं। भारत हमेशा देने के लिए पैदा हुआ है। भारतीय मनीषियों ने अपनी बुद्धि से, शौर्य से, कौशल से इस ताज को हासिल किया था। देता कौन है? और अब जब फ्रांस की उस राजदूत ने इस बात का समर्थन करके कह दिया कि इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, अच्छा गोरे कहते हैं तो बात ठीक है। एक फैशन सा चल पड़ा भारतीय परंपराओं का मजाक उड़ाने का, एक फैशन सा चल पड़ा अपने बुजुर्गों का अपमान करने का, एक फैशन सा चल पड़ा भारत को मखौल बनाने का। इसे बंद करना पड़ेगा। और ये युवा जो मेरी बात सुन रहे हैं,
इन युवाओं ने अब ये ठाना है कि बहुत हुआ, हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ में मजाक बंद होगा। ये हिंदुस्तान सिरमौर था, है और रहेगा। क्या रहा अगर थोड़े से वक्त के लिए हिंदुस्तान ने किसी त्रासदी को देखा, लेकिन हमारा चारित्रिक पतन कभी नहीं हुआ। हम वही लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को आज तक मानते आए हैं। हम तो पत्थर की भी सेवा करते हैं, चींटी की भी सेवा करते हैं, हमारे बुजुर्ग तो वनस्पति की भी सेवा करते थे। वही भारत है। एक दौर रहा जब हम एक परेशानी के दौर से गुजरे, लेकिन मिट गए हमें मिटाने वाले। हजारों साल का शानदार इतिहास लिए हुए आज भी भारत सीना तान करके दुनिया के सामने खड़ा है। यह हिंदुस्तान की नई ताकत का ही परिणाम है कि रशिया को हिंदुस्तान कह सकता है युद्ध बंद करो यूक्रेन पर। युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका को आंख दिखा करके इस युद्ध काल में भी कूटनीति का परिणाम देखा आपने? रशिया से हमने पेट्रोल लिया जहां सारी दुनिया रशिया से पेट्रोल नहीं ले रही थी। आज भारत अपनी शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के साथ में चलने में सक्षम है। भारत दुनिया की ताकतों की आंख में आंख डाल करके देखने में सक्षम है। सिर्फ इसलिए हुआ कि पिछले 75 वर्षों में भारतीय लोगों ने बहुत मेहनत की है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और आज भारत दुनिया में देने वाला देश है, लेने वाला देश नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, एंड वी विल डेफिनेटली डू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। आजादी का अमृत महोत्सव, आप जानते हैं ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने सदैव बहुत ऊंचे मानदंड रखे हैं, उन्हें जिया है और दुनिया को सिद्ध करके बताया है कि ये हिंदुस्तान सिर्फ नाम से हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ के लोगों ने अपने बलिदान और शौर्य और पुरुषार्थ से एक नया मानदंड दुनिया को दिया है। और इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव इन युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं होना चाहिए। इतिहास को पढ़ें, अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में ढालें, जो गलतियां रही हैं उनसे सबक लें, उन्हें दोहराए नहीं, ताकि भविष्य हमारे लिए और शानदार हो सके। कारगिल का युद्ध आप भारत के बारे में जानते हैं, 4 ऋतुएं हैं यहां पर। आज भारत एक उगते हुए देश का, सूरज का देश है। आपको पता है आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डिप्रेशन। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, अकेलेपन के शिकार हैं। और हम पर 200 साल से अधिक शासन करने वाले ब्रिटेन की स्थिति बताऊं, वहां पर उन्होंने लोनलीनेस को मिटाने के लिए, इस काम के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की और मंत्री को वहां पर नियुक्त किया है, जो नई पीढ़ी को यह सिखा रहा है कि कंपेनियनशिप करिए, अकेले मत रहिए। हिंदुस्तान आज सकारात्मक ऊर्जा से उबल रहा है। धन्यवाद है मेरे बुजुर्गों को जिन्होंने हमें जीवन की वो पद्धति सिखाई जिसमें हम परिवार की वैल्यू समझते हैं, देश की वैल्यू समझते हैं, पड़ोसी को सम्मान देना सीखते हैं। इसलिए हम कभी डिप्रेशन के शिकार हो ही नहीं सकते। यूरोप जो किसी जमाने में सिरमौर था, आज हिंदुस्तान के आसपास नहीं फटक रहा है। हमने अपनी पुरानी संस्कृति पर विश्वास किया, हमने अपने बुजुर्गों का मान किया, हमने उन्हें अनपढ़ नहीं वैज्ञानिक माना, और उन्होंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, चाहे लेटेस्ट लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल न की हो, उससे यह सिद्ध करके दिखाया कि आज हिंदुस्तानी संतुष्ट भी है, सफल भी है और सफलता के शिखर पर भी है। और हर हिंदुस्तानी, आज एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ऐसे कैमर थैंक यू। आज एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। अगर आप, हिंदुस्तान ने अपने शौर्य से कारगिल में जो पीठ में चाकू खाने के बावजूद पाकिस्तान को मुंह की खिलाई थी, वहां हमारे शूरवीर योद्धाओं की स्मृति में एक स्तंभ बनाया हुआ है और उस पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जो शायद मुझे लगता है हर भारतीय के मन की बात है। एक सैनिक के शब्द थे, एक देश प्रेमी के शब्द थे, अपने देश से लगाव रखने वाले, इसकी अस्मिता पर आंच ना आने देने वाले उस वीर योद्धा के शब्द थे। अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी में बताता हूं। व्हाट इज दैट? स्कैटर्ड इन द डस्ट। स्कैटर्ड इन द डस्ट, मिट्टी में बिखरा हुआ। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, डस्ट मतलब मिट्टी। ये लिखा है वहां पर, गौर से पढ़ना। स्कैटर्ड इन द डस्ट, साइलेंट आई रिमेन। मिट्टी में बिखरा हुआ मैं पूरी तरीके से शांत हूं। एक भारतीय आत्मा की आवाज है जो मरने के बाद भी इसे मिट्टी में रहना चाहता है। और आगे क्या कहता है? When the Indian beagle calls, when the Indian beagle calls, चाहे युद्ध का हो चाहे समृद्धि का हो, I will rise again, I will rise again। ये एक सैनिक, एक योद्धा जिसने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उनकी स्मृति में बने हुए उस कीर्ति स्तंभ होता है, उस पर यह लिखा है। और हम सब भारतीयों का यही ध्येय भी होना चाहिए। और जो लोग भारत को खंड खंड करने की सोच रहे हैं, जो भारत की अस्मिता के साथ में खेलने की सोच रहे हैं, भारत के युवा क्या कहते हैं जानते हैं? भारत का युवा यह कहता है कि हम अंत्योदय और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानने वाले भारतीय शिशुपाल को 100 गलतियों तक माफ कर देने के बाद उसका वध करने के लिए तैयार हुए कृष्ण के शब्दों को अपने जीवन में ढालना भी जानते हैं। याद है ना, कृष्ण ने संधि के लिए कौरवों से बात करने का अंतिम प्रयास किया था और वहां पर दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की एक बेवकूफाना कोशिश की। महाकवि दिनकर ने अपनी किताब रश्मि रथी में क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, जो सब युवाओं ने सैकड़ों हजारों बार सुनी होगी। इनको जितनी बार बोले, जितनी बार पढ़ें, उतनी बार ये हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। याद है ना कृष्ण के वो शब्द, जब कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, हित वचन
हित वचन नहीं तूने जाना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले, तो ले, मैं भी अब जाता हूं। कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन से, क्या कह रहे हैं? हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न तूने जाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याद है ना वो पंक्तियां जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? कृष्ण ने कहा था, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये हमारे राष्ट्रपति दिनकर की, रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां। ये भारत सहिष्णु है, सहनशील है, भारत सम्मान करना भी जानता है, लेकिन भारत अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए शांति के प्रयासों के बाद किसी दुश्मन को यह कहने का हौसला भी रखता है कि याचना नहीं अब रण होगा। ये वीर योद्धाओं की धरती है, इसने असंख्य असंख्य योद्धा दिए। ये हिंदुस्तान न कभी टूटा था न कभी टूटेगा। और मेरे ये युवा अगर ये तय कर लें कि आजादी के इस अमृत महोत्सव पर अपनी जिंदगी से वो सब चीजें निकालेंगे तो इस देश को बर्बाद करती हैं। देश हमारी पहली प्राथमिकता है, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, शिखर पर लेकर के आएंगे, शौर्य इसका प्रतीक चिन्ह बनेगा। ये उन बच्चों के लिए जो चाहते थे कि मैं आजादी के अमृत महोत्सव पर बोलूं, मैं तो कई कई घंटों बोल सकता हूं, न जाने कितने उदाहरण दे सकता हूं। ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं थोड़ी देर आपके लिए ये उदाहरण देने की कोशिश कर रहा था कि जब प्योर भारतीय बनकर के अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख जाओगे, उस दिन शब्द सीमा कोई बाध्यता होती नहीं, विचारों से ओतप्रोत हैं आप। चलिए, जीवन जय या मरण होगा। दीप सिंह, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी बिल्कुल मिली लाडे सर। और आप पढ़िया लिखा लोग, हाँ, ये वास्ते संवैधानिक तरीके से आप राजस्थानी भाषा रे मान्यता वास्ते जी का प्रयास हो सके बेकरसा, और आप ही पढ़िया लिखा लोग आते करसा कि ऐसा कुछ भी अपने जीवन में नहीं करेंगे जिससे हमारे भारत की संपदा को, भारत की अखंडता को, भारत की प्रभु संपन्नता को कहीं पर कोई नुकसान पहुंचे। करने वाले बहुत सारे लोग आज जहर फैला रहे हैं। बिल्कुल सम्राट, हाउ इज द जोश इंद्राज? क्यों ना हो बेटा, दुनिया के सबसे जवान देशों में से भारत एक है। लेकिन आजकल कुछ मान्यताएं बदल रही है, बचिए उनसे जो देश को खंड खंड करने के लिए अलग अलग विचारधाराएं आप पर थोप रहे हैं। हम भारतीय हैं और भारत हमारा देश है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ भी करेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ तोड़ने के लिए कहे, आप मत करिए ऐसा। देश के खिलाफ कुछ मत करिए, देश है तो हम हैं। अब इस जोश, कितना वक्त बचा? तो अब लिख लोगे क्या? कल किसने, काजल ने पूछा था कि आजादी के अमृत महोत्सव पर अगर कुछ लिखना हो तो क्या करें? राम, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आप ही के भरोसे तो ये बातें कही है मैंने। मुझे पता है मेरे देश का युवा जो चाहे वो कर सकता है। हमने भूखे रह करके देख लिया, हमने बिना हथियार के अंग्रेजों से लड़ करके देख लिया, कोई हमारा वजूद मिटा नहीं सका। इसीलिए तो कहा ना, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हिंदुस्तान ना मिटा है ना मिटेगा। श्योर बेटा। भरत सिंह, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानस्य धर्मस्य, ये वो शब्द हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से। हम किसी को दुख देते ही नहीं। हमारा देश है जिसने दुनिया में कभी बाहर आक्रमण नहीं किया, सदैव आक्रमण झेले। और कितने सीधे लोग हैं कि गजनी जैसे छोटे से गांव से सोमनाथ के मंदिर तक गजनी आ गया, अब नहीं आएगा। उज्बेकिस्तान से मुगल आ गए यहां पर और यहां पर शासन कर लिया उन्होंने, अब नहीं आएगा। अब भारत और भारतीयता हमारे शिखर पर है। पहले हम खंड खंड थे। उन्होंने अपने लाभ के लिए देश में कुछ निर्माण किया होगा, उससे भारत को लाभ हुआ होगा, लेकिन नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा लाभ मैं ये समझता हूं कि 1947 के बाद से हम एक देश हैं। पहले छोटे छोटे से रियासतों में बटे हुए थे, एक रियासत दूसरी रियासत की मदद नहीं करती थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हिंदुस्तान है और हमें गर्व है इस बात का। आपको पता है यमन में जब युद्ध हुआ था तो दुनिया के किसी भी देश को यमन की सरकार ने आने से मना कर दिया था। सिर्फ भारतीय फौज को उन्होंने ये कहा था कि हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप आइए और यहां से लोगों को निकालिए। आपको पता है 40 देशों के 20,000 नागरिकों को भारतीय सेना ने निकाला। दुनिया का और कोई देश वहां जा नहीं सकता था। 40 देशों के 20,000 नागरिकों को। भारत के राजदूत जब पेरिस में थे तो वहां के कस्टम ऑफिसर ने उनसे पूछा, आप राजदूत हैं? उसने कहा बिल्कुल। बोला, आप ही ने हमारे 500 फ्रेंच मैनों को वहां से निकाला था। भारत के राजदूत ने मजाक के बोले, वापस भेजने गलती हो गई। खड़ा हुआ, उसने जवाब नहीं दिया। भारत के राजदूत को, यह है भारत। आज किसी भी वैश्विक पटल पर भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और दुनिया मानती है कि किसी भी समस्या के समाधान में भारत की अहम भूमिका होती है। देखिए, अभी तो शुरू हुआ है हमारा उदय। भारतीय युवाओं ने कमर कसी है और इस अमृत महोत्सव के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि कितने सालों के युद्ध के बाद, अशांति के बाद हमें यह अमृत पान करने का अवसर मिला है। और इस अमृत पान के बाद में भारत की यशोगान और शौर्य गाथा एक नए लेवल पर लिखी जाएगी आज सारी दुनिया में। क्यों वीरूराम? आप सब में इतनी ताकत है बेटा, अपनी ताकत को पहचानो। आप सिर्फ इतना करें कि अपनी बेहतरी के लिए कभी आप किसी
चरित्र के साथ में समझौता नहीं करेंगे, क्षणिक लाभ के लिए देश को या समाज को नुकसान पहुंचाने की व्यवस्था नहीं रखेंगे। आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, अब तो सारी दुनिया मानती है साहब, दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। और ये जो मैंने आपको अभी अमेरिका वाली बात बताई, मेरे विचार में, अच्छा मैंने जितनी भी बातें बताई इसमें मेरी कोई पंचायत नहीं है, यूएन के डेटा डिफरेंट एजेंसीज ने कहा है, और ये जो मैंने यूएस वाली बात बताई, ये तो यूएस के कॉरेस्पोंडेंट को मैंने इंटरव्यू लेते हुए देखा है। भारत ने अपनी प्रतिभा से सारी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, अचंभित किया। अब आपकी बारी है, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके हमें एक समृद्ध भारत सौंपा है, अगली पीढ़ी को हम कैसा भारत सौंपेंगे ये हमें तय करना है। और हमारे संस्कार इतने बड़े हैं, भारत पर कहीं आंच नहीं आ सकती। कहा ना, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम ये कहने वाले भी लोग हैं, याचना होगा। राइट गाइस? यार गौरी कुमार, अंग्रेजी तो एक थोपड़ी चीज है, मारमाते बात तो मैं सीखी हूं ताकि इस उम्र में और की लाभ हो जाए, पर आत्माओं तो मैं मारवाड़ी और भारतीय हूं यार। आत्माओं तो मैं मारवाड़ी हूं, भारतीय हूं, और मैं सच कहूं, मुझे मेरे निजी जीवन में भी भारतीय होने का, मारवाड़ी होने का गर्व है। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई मेरे शहर की आलोचना करे, मेरे देश की आलोचना करे, मेरे संस्कृति की आलोचना करे। जानते ही कितना हो तुम जो आलोचना कर रहे हो। आज के इस दौर में कट पेस्ट करने वाले लोग किसी भी चीज का कोई भी अर्थ लगा करके आलोचना कर देते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है मेरे बुजुर्गों की, एक नहीं, त्याग और तपस्या के, बलिदान के हजारों उदाहरण मेरे इतिहास में भरे पड़े हैं। मैं उनका वंशज हूं, गर्व है मुझे भारतीय होने पर, और मैं निजी जीवन में भी ऐसा ही करता हूं। अंग्रेजी पढ़ाता हूं, हमारे मन में असम्मान तो किसी के लिए है ही नहीं ना, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन पहले हम अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते, अब अपमान करने वाले की जबान गले से निकाल करके गांठ बांधने की क्षमता रखते हैं। भारत है ना, दुश्मन के देश में घुस करके हमारे खिलाफ काम करने वालों के मंसूबों पर पानी फेरना भी जानते हैं, और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं, अंदर भी और बाहर भी। इंद्राज, मारवाड़ी बोलूं यार? मारवाड़ी तो दिन भर बोला, और मारवाड़ी बोले कालते में ठंड पड़े। और मैं सही बताऊं था, सगला लोगों ने अंग्रेजी तो जरूर हो गया पीटे में बोलूं, बाकी तो ठेठ मारवाड़ी है, आयला भाईला सगला मारवाड़ी है। तो मैं बीकानेर से बारे कटी जाऊं तुम्हारी मारवाड़ियत ने मैं कभी लुकाऊं को नहीं, ये बात ने बहुत गर्व से कहूं कि मैं मारवाड़ी हूं। अच्छा, हमारी मारवाड़ियत में थोड़ा शौक था ना, और भी कई चीजें दिखी। मैं बीकानेर रहूं, सासरो मारो जोधपुर है, नाना मारो पाली है, मारी थोड़ी घनी रिश्तेदारी बाड़मेर खानी भी है, तो अलग अलग अंचलारी भाषा मार घर आयोडी है, बिया सकला कोई इनो बिनो जिको शब्द मैंने पूट रो लगे नहीं, मैं भी उठा लूं। अच्छा, बीकानेर में भी बात बात मारवाड़ी है, कोट के बारे अलग है, माए अलग है, मैंने भाषाओं लगावे, और जिको जठे मैंने सीखने मिला, मैं बिना दोनों आता हूं, पकड़ लूं। India has the admirable culture, the energy of young people and the source of India that we are proud of it. इट कर देता तो बढ़िया रहता महेंद्र, इट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इट्स पॉजेसिव केस। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसे कैसे पढ़ें? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, उसमें जिन शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आती है ना, शुरू में उसको एक्सप्लेन किया गया है। परीक्षा में सवाल कैसे करूं अंग्रेजी का सर? तरीका बताओ मुझे ताकि मैं पास करूं। बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ो और शब्द सीखो, और थोड़ा धैर्य रखो। जब हमने अब तक जो पढ़ा है उसको जब यूज करना सीख जाओगे, तो अभी ये सवाल इसलिए हो रहा है कि शायद आप अभी उन सब चीजों को इस्तेमाल करने के अभ्यस्त नहीं हुए। ये बेस इस लेवल पर इसीलिए ला करके पढ़ाया। ताराचंद भगत सिंह के बारे में मैंने इसी गीतांश पर एक दिन एक वीडियो बनाया था, गीतांश की प्लेलिस्ट में जाओ, शायद मोटिवेशन पर मिल जाएगा आपको। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमारे देश के हीरो हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, दुर्भाग्य से हमारे राष्ट्रीय हीरो आजकल बदलते जा रहे हैं। शिखंडियों को हमने अपना हीरो बना लिया, नाचने गाने वालों को अपना हीरो बना लिया हमने। हमारे राष्ट्रीय हीरो चरित्रवान लोग हैं, इसलिए अपने आइडियल का, अपने हीरो का सिलेक्शन थोड़ा सा उस सोच समझ करके करें। हमारी जात रोयर, मारे धर्म रोयर, दिखण में फूटो लागे, नाचे बढ़िया है, ये वास्ते हमारो आदर्श है, कुएरे माए पड़ोला। राष्ट्रीय हीरो हमारे। चलिए बेटा जी, आज हम सिर्फ इसी बारे में बात कर सके, लेकिन मुझे लगता है दुनिया की किसी भी पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास लेना, अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना, सजग रहना। देश है तो हम हैं, शिक्षा हमारी चलती रहेगी। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, कल मिलते हैं दोबारा। अंकित कुमार।